हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 11th का है। थीम फर्स्ट जो हम करने वाले हैं, इसका चैप्टर 1 अर्ली सोसाइटीज़ है, यानी कि पहले का समाज। इसमें हम थीम 1 यानी कि एक्चुअली का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। चैप्टर 1 यानी कि थीम 1 क्या है? फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, यानी कि जब समय शुरुआत हुई थी, समय की शुरुआत से जब टाइम की स्टार्टिंग हुई थी। तो कहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो एकदम से ऐसे नहीं हुआ कि हम ह्यूमन ही जन्मे थे इस अर्थ पे। हम धीरे धीरे कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज जानवर थे या बंदर थे, इस तरह से। तो वही इवोल्यूशन हम पूरा देखेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ भी नया मतलब नया तो है, बट हम सब जानते हैं पहले से क्या कि पहले हम ऐसे थे, जानवर थे, लंगूर थे, इस तरह से हम यही सारी चीज़ें हम थोड़ा हिस्टोरिकल टर्म्स में पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं कि सबसे पहले ह्यूमन लाइक क्रिएचर, ह्यूमन एज अ क्रिएचर नहीं, ह्यूमन की तरह एक क्रिएचर थोड़ा बहुत जो मिला था अर्थ पे, वो लगभग माना जाता है कि 5.6 मिलियन ईयर अगो होगा। कब होगा? 5.6 मिलियन अगो, ठीक है। ह्यूमन लाइक क्रिएचर है, एग्जैक्टली मॉडर्न ह्यूमन की तरह नहीं है। ये 5.6 मिलियन अगो था, लेकिन एग्जैक्टली थोड़ा सा मॉडर्न ह्यूमन की तरह कब आया? लगभग 1.6 मिलियन ईयर अगो, या फिर 160,000 ईयर्स कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन लाइक क्रिएचर आएगा वन वर्ड में, तो 1.6 मिलियन, और ह्यूमन एज मॉडर्न ह्यूमन वो 160,000 ईयर्स। अब हमें समझना है कि कैसे कैसे ये मतलब ये इवोल्यूशन हुआ पूरा, ठीक है। ये इवोल्यूशन ऐसे हुआ कि थोड़ा बता रहे हैं अभी हम स्टार्टिंग में कैसे खाना वाना खाते थे। वही हंटिंग और गैदरिंग का काम, यानी कि शिकार करना या फिर इकट्ठा कर लेना सामान। अर्ली सोसाइटीज़ में तो यही होता था, कोई एग्रीकल्चर तो करता नहीं था, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। अब क्या है कि थोड़े वर्ड समझ लेते हैं। फॉसिल्स क्या होता है और स्पीसीज़ क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने इन सब के नाम सुने होंगे। फॉसिल्स क्या होते हैं? जो रिमेनिंग्स होते हैं किसी भी चीज़ के, जो रिमेनिंग्स होते हैं किसी भी चीज़ के, मतलब प्लांट के, एनिमल के, जो ह्यूमन के, जो रिमेनिंग्स यानी कि जो बचे कुछ अवशेष होते हैं, ठीक है। जब वो किसी पत्थर पे गड़े हुए मिल जाते हैं, लाइक कोई पत्ती है, ठीक है, वो किसी पत्थर के पास अटक गई और उसके बाद पानी आता गया, वो पत्ती का जो प्रिंट है वो उसी स्टोन पे छप गया, तो उसका वो फॉसिल बन जाता है। तो ये होते हैं फॉसिल्स हमारे, ठीक है, जो रॉक पे हमें मिल जाते हैं, स्टोन्स पे, इन सब चीज़ों पे हमें मिलते हैं। और स्पीसीज़ क्या होती हैं? स्पीसीज़ होती हैं एक तरह की ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि ब्रीड करता है, यानी कि अपने जो इन्फेंट्स हैं उन्हें जन्म दे सकता है, और सिर्फ जो अपने ऑफस्प्रिंग है उन्हें जन्म दे सकता है, और अपनी ही स्पीसीज़ के साथ वो क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन अपनी ही स्पीसीज़ यानी कि अपने ही साथ के जो लिविंग बींग्स हैं उन्हीं के साथ ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, ठीक। तो फॉसिल्स और स्पीसीज हमने समझ लिया। अब बेसिकली ये जो पूरा है ये कैसे है कि धीरे पहले क्या था, माना जाता था कि हम लोग ऐसे ही जन्मे हैं। किसी को बिलीव नहीं था स्टार्टिंग में कि हम लोग ऐसे भी बंदरों से पैदा हो सकते हैं या फिर ऐसे धीरे धीरे हम बढ़े हैं। तो कुछ स्कॉलर्स ने स्टार्टिंग में जो अपनी रिसर्च करी तो उन्हें कहा गया कि आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हो, मतलब ये आपकी मनगढ़ंत कहानी है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसे एक्सेप्टेंस मिली। जैसे व्हेन सच डिस्कवरीज वर फर्स्ट मेड, जब सबसे पहले ये डिस्कवरीज हुई थी 200 साल पहले, तो क्या कहा गया था कि आप थोड़ा मतलब आप गलत इवेल्युएट कर रहे हो इस चीज़ को, और हम लोग क्या है? क्रिएशन ऑफ गॉड हैं, जो कि बाइबल में कहा गया है कि हम क्रिएशन ऑफ गॉड हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, जो कि हमें बाद में पता चला ही है। जैसे 1856 में एक स्टोरी दी है इसमें कि वर्कमैन लोग काम कर रहे थे नियंडर वैली के पास, जर्मन की सिटी में। जर्मन सिटी का है यूरोप में, आप जाओ देखो। नियंडर वैली में लोग काम कर रहे थे और उन्हें अचानक से क्या मिला? एक स्कल मिला था। क्या मिला? एक स्कल मिला था। उसके बाद वहाँ के वर्कर्स ने क्या किया? उसे एक यूनिवर्सिटी को दे दिया, बॉन यूनिवर्सिटी को। उन्होंने बॉन यूनिवर्सिटी को दे दिया। बॉन यूनिवर्सिटी ने ये क्लेम किया कि ये जो स्कल है ये किसी ऐसे जीव का है, ऐसे किसी ह्यूमन का है जो अब एक्सटेंट हो चुके हैं, यानी कि जिस तरह के ह्यूमन अब दुनिया में अर्थ पे नहीं है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आप गलत कह रहे हो। कुछ लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा, कुछ स्कॉलर्स ने। और क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अभी कुछ रिसेंट टाइम के होंगे, तो उन्होंने माना नहीं। तो बहुत टाइम बाद माना गया कि अच्छा हम लोग इस चीज़ से निकल के आए हैं। अब फॉसिल्स की रिकवरी कैसे होती है, हमें कैसे पता चलता है? अब जब रिकवरी करते हैं ना, मतलब कोई भी हमने कोई भी अवशेष, कोई भी फॉसिल हमें जब अर्थ से मिलता है तो वो कितने नीचे मिला है या फिर उसके ऊपर कितनी कार्बन की लेयर है, उससे हमें पता चलता है कि वो कितने साल पुराना है। जितनी कार्बन की, अब क्या होता है, केमिकल्स टाइम के साथ साथ क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं ना अपने आप में। तो जितनी चेंज फॉर्म ऑफ केमिकल मिलेगी हमें, उससे हमें पता चलता है कि वो कितने साल पुराना फॉसिल होगा, ठीक है। तो ये कार्बनाइजेशन के जो मतलब जो कार्बन को
पढ़ने की एक थ्योरी है, इससे हमें पता चलता है कि कितना मतलब कितने टाइम का वो स्कल है या फिर कितने साल पहले का वो जीव हो सकता है, ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे एक फोटो दे रखी है, इसके साइड में ये स्क्वायर्स है 10 फीट का, 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया का। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलेगा जब ये इसको जब वहाँ साइट पे रखा जाता है, साइट क्या होती है जहाँ से भी हमें वो रिमेनिंग्स मिलती हैं, जब साइट पे ये चीज़ें रखी जाती हैं, इससे हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट से हमें ये पता चलता है कि कैसे मतलब ये कितने साल पुराना है, और वर्टिकल पोजीशन से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इन सब से हमें पता चलता है, इससे टाइमिंग का हम पता लगाते हैं। और देखो आगे ये ट्राइंगुलर शेप में भी रखा हुआ है, तो दोनों तरह के टूल्स हैं। ठीक, अब इस फोटो में क्या है, लाइमस्टोन हटाया जा रहा है किसके ऊपर से, फॉसिल के ऊपर से, जिससे फॉसिल को क्लियर किया जा सके और पता लगाया जा सके इसमें क्या है। जो मेन पॉपुलर हुआ था, ये आपने 10th की बायो में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में शायद से 10th, हाँ, कि चार्ल्स डार्विन ने अपने एक बुक दी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके, पब्लिश की थी। ठीक है, जिसमें था हमारी इवोल्यूशन की स्टडी, पूरा 24 नवंबर 1859 को। लेकिन क्या है कि इसकी 1250 यानी कि 12,050 कॉपीज एक ही दिन में बिक गई थी। इसके बाद लोगों का इंटरेस्ट जागा कि हम कैसे मतलब हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इस चीज़ को जाने। तो चार्ल्स डार्विन की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आपने पहली बार नाम नहीं सुना होगा, आराम से आपने सुन रखा है। ये कि इन्होंने स्कल दे रखा है जो निएंडरथल मैन का है। अब ये निएंडरथल मैन कौन होते हैं, अभी मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। कुछ लोगों ने कहा कि ये उन मैन का है जो मैंने आपको बता दिया कि वो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कुछ ने कहा कि ये एक्सटिंक्ट लोगों का नहीं है, ये अभी के लोगों का है, लेकिन किसी बेवकूफ़ का है, किसी पैथोलॉजिक इडियट का है जिसका दिमाग थोड़ा सा छोटा है, उसमें दिमाग ब्रेन की कमी है। ठीक है, लोगों ने उसे ऐसे बता दिया। अब देखो यहाँ पे 4 तरह के क्या है, स्कल्स हैं। क्या है, 4 तरह के स्कल्स दे रखे हैं। आते हैं हम अपने उस पर। अब ये 4 किस किस के हैं, पहला एप का है, दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है, तीसरा होमो इरेक्टस का है, अब चौथा होमो सैपियंस का है। अब आपका माइंड चल गया होगा कि ये 4 मैंने नाम क्या बोल दिए। तो अब यही पढ़ते हैं, पूरा अच्छे से समझते हैं हम कि क्या क्या हैं ये चीज़ें। तो सबसे पहले जो ह्यूमन था, जो हमने कहा ना कि प्रारंभिक मानव जो आया, यानी कि ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर, ह्यूमन नहीं था बट थोड़ा ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो उन्हें कहते हैं हम प्राइमेट, जो बिल्कुल पहले थे। ठीक है, ज़्यादातर अभी उनमें कुछ हुआ नहीं है ना, अभी भी वो 4 पैरों पे ही हैं, कोई 2 पैरों पे नहीं आए हैं। तो ये प्राइमेट, सबसे स्टार्टिंग वाले कौन थे, प्राइमेट। उसके बाद क्या हुआ, होमोनॉइड्स आए। होमोनॉइड्स क्या थे, कुछ एप की तरह थे। एप यानी कि थोड़े मतलब आपको पता ही है लंगूर वगैरह के तरफ की कह लो। ठीक है, बल्कि उसका भी एक पुराना वर्जन। ठीक है, एप जो कि 24 मिलियन अगो थी। प्राइमेट कब से थे, 36 मिलियन अगो से 24 मिलियन अगो। उसके बाद 24 मिलियन अगो क्या आ गए, होमोनॉइड्स आ गए। तो प्राइमेट के बाद क्या है, होमोनॉइड्स आए, जिन्हें हम एप भी कहते हैं। उसके बाद लगभग 5.6 मिलियन अगो कौन आए, होमोनिड्स। क्या है, होमोनिड्स। अब होमोनॉइड और होमोनिड्स में क्या डिफरेंस है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि होमोनॉइड्स और होमोनिड्स में डिफरेंस क्या है। तो होमोनॉइड क्या थे, ये 4 पैरों पे चलते थे। होमोनिड अब 2 पैरों पे आ गए थे। ठीक है, इनका जो रिलेटिवली इनका साइज थोड़ा सा बंदर जैसा था, यानी कि थोड़ा सा झुके हुए होते थे 4 पैरों पे। ठीक है, होमोनिड्स क्या हो गए थे, अब 2 पैरों पे आ गए थे। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस आ गए, हर चीज में ऐसे डिफरेंस आएगा। होमोनॉइड और होमोनिड का क्या, ये 4 पैरों वाले थे होमोनॉइड, और होमोनिड 2 पैरों पे आ गए थे। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस। उसके बाद क्या है, जो होमोनिडेस की फैमिली है, होमोनिडे क्या है, होमोनिड की फैमिली है। होमोनिडे में क्या आ जाता है, वो सारे एनिमल्स हो जाते हैं जो थोड़े से हम ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, या थोड़े से जानवर भले ही दिखते हो, थोड़े से एनिमल भले ही दिखते हो, लेकिन 2 पैरों पे आ गए थे ना, तो वो सब इस फैमिली का हिस्सा हो गए थे, होमिनिड्स का। ठीक है, अब होमोनिड्स के भी आगे 2 स्पीसीज हैं। ये 2 स्पीसीज क्या हुई, होमोनिड्स का पार्ट है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। क्या क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो, इन दोनों में भी डिफरेंस आता है। अब बेसिक डिफरेंस तो पहले वाला आपको पता चल गया, वो 4 पैरों पे थे, वो 2 के। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो दोनों ही 2 पैरों पे आ गए थे, लेकिन स्टिल इनमें 3 डिफरेंस थे। 3 डिफरेंस क्या क्या थे इसमें, पहला डिफरेंस ये था, एक तो स्कल का। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो स्कल था वो छोटा था और होमो का स्कल बड़ा था। ठीक है, और क्या माना जाता है कि स्कल छोटा था, मतलब उनमें ब्रेन भी कम था, और होमो में ब्रेन ज्यादा था। ठीक है, पहला स्कल। दूसरा क्या माना जाता है कि इनका तो जो है, जो जबड़ा है खाने का, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्या होता था, बहुत ज्यादा चौड़ा होता था। ठीक है, लेकिन होमो का छोटा माना जाता है, क्योंकि हम लोग इंसानों की तरह बनने लगा था अब होमो, तो होमो का छोटा माना जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा क्या, कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ब्रेन छोटा है और जबड़ा बड़ा है, यानी कि जॉन का बड़ा है। और इसी के साथ जो हमारा
तीसरा डिफरेंस है वो है हमारे हमारे टीथ का। टीथ क्या मतलब, इनके टीथ क्या होते थे, बड़े होते थे और इनके टीथ क्या थे, छोटे। तो नॉर्मल सी ये चीजें जो जानवर की तरह, एक तरह से मान लो कि हम अपने में और बंदर में क्या डिफरेंस करेंगे। जो एक एनिमल है, जो मंकी है, उसका जो माइंड, उसका जो स्कल होता है वो छोटा होता है, हमारा बड़ा होता है। वही डिफरेंस इनमें है। उनके जो जबड़े होते हैं चौड़े होते हैं, हमारे थोड़े छोटे होते हैं। वैसे तो उनके मुंह आज छोटे ही होते हैं, लेकिन वैसे देखो कंपेरेटिवली पूरी मतलब इस पूरे चैप्टर में जितने भी डिफरेंस है ना, आप ये समझ लो कि जो जितनी पुरानी स्पीसीज है ना, उसमें इसकी स्कल कम छोटा है, ठीक है, उसका जबड़ा चौड़ा है। और तीसरा डिफरेंस, उनके टीथ बड़े हैं, ठीक है। जब वो पेड़ पौधे खाते थे, कुछ भी जंगली वाली चीजें खा लेते थे, तो उनके टीथ भी बड़े होते थे। तो ये 3 डिफरेंस है जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में है। पहला, ब्रेन जो स्कल है वो छोटा है, यानी कि उसमें ब्रेन कम माना जाता है। जो जबड़ा है वो बड़ा है, जो उनका जॉ है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, और उनके जो टीथ है वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो होमिनॉइड और होमिनिड में क्या हुआ कि होमोनॉइड 4 पैरों पे चलते थे, होमिनिड 2 पे चलते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में क्या हुआ, वो भी हमने 3 डिफरेंस देख लिए हैं। अब इसके बाद होमो के 3 और क्या बनाए जाते हैं, स्पीसीज बताई जाती हैं, जीनस बताई जाती हैं होमो के नीचे। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। ये किस पे डिपेंड है तीनों के नाम, तीनों अपने अपने कामों में डिफरेंट थे। जब होमो की जो स्पीसीज यानी कि उसकी जो प्रजाति क्या करने लगी थी, टूल्स बनाने लगी थी पत्थरों के, उसे कहा गया होमो हैबिलिस। क्या कहा गया, होमो हैबिलिस, जो आपके सामने है इस टाइम, ठीक है। ये देखो, होमो हैबिलिस ने टूल बनाने शुरू कर दिए थे। होमो इरेक्टस ने क्या करा था, पूरा अपराइट मैन हो गया था, यानी कि पूरा आदमियों की तरह खड़े होने लगा था। और होमो सैपियंस, उसमें ब्रेन अच्छा खासा आ चुका था, वो वाइज मैन की कैटेगरी में आ चुका था, उसमें सोच आ चुकी थी, ठीक है। तो होमो के भी 3 टाइप हो गए। आपको बस ये चार्ट ना आपकी ही बुक की डाटा के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। सबसे पहले प्राइमेट, फिर होमोनॉइड, फिर होमोनिड। होमोनिड के 2, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के 3, उनके काम के अकॉर्डिंग। होमो हैबिलिस जो टूल मेकर होते थे, होमो इरेक्टस जो अपराइट मैन खड़े हो जाते थे, होमो सैपियंस जो वाइज मैन होते थे। अब कुछ जो स्पीसीज थी उनका नाम उस बेसिस पे रखा गया कि वो उनके जो फॉसिल्स हैं, जो उनके रिमेनिंग्स हैं, वो किस जगह पर मिले हैं। जैसे जर्मनी में एक जगह है हाइडेलबर्ग, जो जर्मनी के हाइडेलबर्ग में जिनके फॉसिल्स मिले हैं उन्हें क्या नाम दे दिया गया, होमो हाइडेलबर्गनेसिस। सिंपल सी बात है, उनकी जगह के अकॉर्डिंग उनका नाम दे दिया, ठीक है। जो नियंडर वैली में मिले हैं उन्हें क्या नाम दे दिया, होमो नियंडरथैलेनेसिस, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट क्या हो गए, इसी के ही हो गए। होमो सैपियंस के ही ये 2 और आगे की प्रजातियां हैं जो उनसे और फॉरवर्ड हो गई थी। तो जर्मनी में तो हाइडेलबर्ग में जो मिला वो होमो हाइडेलबर्गनेसिस, और जो नियंडर वैली में मिला उसका होमो नियंडरथैलेनेसिस, ठीक है। तो ये हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इस एक तरह से मैंने पूरी समरी इसकी जितना इसमें देखना है हमें, वो हमने एक तरह से देख लिया है। देखो फिर से एक बार बात करते हैं कि जो होमोनॉइड्स थे, जो पहले वाले थे, उनका छोटा ब्रेन होता था, 4 पैरों पे चलते थे, फ्लेक्सिबल फोल्डिंग थी, यानी कि जो उनकी रीढ़ की हड्डी थी वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल थी, जैसे हम आजकल के कुछ एनिमल्स के देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो होमोनिड थे वो सीधे खड़े हो जाते थे, 2 पैरों पे चलते थे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, कुछ एविडेंसेस, हाँ सबसे ज्यादा एविडेंसेस कहाँ मिले, हम कहते हैं कि अफ्रीका में हमारा ये जन्म हुआ था। अफ्रीका में क्यों हुआ था, क्योंकि जो सबसे पुराने हमें फॉसिल्स मिले हैं वो 5.6 मिलियन ईयर अगो के जो मिले हैं वो अफ्रीका में मिले हैं। और बाकी अगर किसी भी जगह पे मिले हैं ना हमें फॉसिल्स या फिर कुछ भी रिमेनिंग्स, वो सिर्फ 1.8 मिलियन ईयर अगो के हैं। यानी कि हम ज्यादा पहले कहाँ थे, अफ्रीका में थे, उसके बाद हम कहीं दूसरे एरिया में आए हैं। तो इसलिए हमारा ओरिजिन कहाँ का माना जाता है, अफ्रीका का माना जाता है, ठीक है। और मैंने बता ही दिया था होमोनिड किसकी फैमिली का है, होमोनिड का है। उसमें हर तरह के क्या आ जाते थे, ह्यूमन बीइंग के तरह स्ट्रक्चर आ जाते थे, जिनका ब्रेन का साइज क्या है, थोड़ा बड़ा हो, अपराइट पोस्चर हो उसका, 2 पैरों पे चलते हो, थोड़े हैंड की स्पेशलाइजेशन, हाँ हाथों में भी उनका थोड़ा सा वो काम करने लगे थे। देखो ऊपर ये 3 फोटोज दे रखी हैं कि पहले मुट्ठी बिल्कुल बंद है, देखो पहले यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जो इनकी ये है विस्ट बिल्कुल बंद है, उसके बाद थोड़ी खुली, उसके बाद पूरा पेन की तरह हम पकड़ने लायक बन गए। तो इस तरह से हमारे हाथ भी इवोल्यूशन के तहत आगे बढ़े। उसके बाद क्या है, होमोनिड को और 2 में डिवाइड कर दिया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हम पढ़ चुके हैं। मेजर डिफरेंस वही ब्रेन साइज का है, जॉ का है और टीथ का है, ठीक। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ज्यादातर ये जो सर्च हुई थी वो जिन जगहों पे हुई थी उन्हीं की लैंग्वेज के उन्हें नाम दिए जाएंगे, इसलिए आपको थोड़े नाम अजीब लग रहे होंगे तो इनके मतलब समझ लेते हैं। तो ये लेटिन और ग्रीक वर्ड है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिससे बना है, लेटिन वर्ड ऑस्ट्रल से और ग्रीक वर्ड पिथेकस से। 2 नंबर का बहुत
कॉमन क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मतलब किस भाषा का, या फिर उससे आप क्या समझते हो, तो उसकी डेफिनेशन आप कैसे दोगे कि लेटिन वर्ड है ऑस्ट्रल जिसका मतलब है साउथर्न, क्या नाम है क्या मतलब है उसका, साउथर्न, और ग्रीक का है पिथेकॉस जिसका मतलब है एप, यानी कि साउथ में मिलने वाले एप। सिंपल सी बात हो गई, ठीक है, यानी कि अभी वो इतने ह्यूमन लाइक भी नहीं हुए हैं। ठीक, अब क्या है बाकी चीजें कि लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते जाते उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होते हैं। ठीक है, अब हम धीरे धीरे वो पढ़ेंगे कि इन चेंजेस का क्या फॉर्मेट है, ये चेंजेस कैसे हैं। इस स्टोरी में क्या है कि किस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस की डिस्कवरी हुई थी, कि ऐसे ही जो लोग थे, जो हिस्टोरियंस थे, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो काम कर रहे थे एक जगह। ठीक है, वो 23 ईयर्स से उसे ढूंढ रहे थे। ठीक है, मैरी और लुइस ली के ये दो मतलब क्या थे, एक तरह से हेड थे उस वर्क के, वर्क स्टेशन के, वर्क चल रहा था, अचानक से उन्हें क्या मिल गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का स्कल मिल गया, वो खुश हो गए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैराग्राफ बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पैराग्राफ सामने होगा, तो इसमें कोई ऐसा याद करने की चीज नहीं है ना, समझाने की। हाँ, अब क्या बात आती है, अब ये बात आती है कि स्कल के साइज अलग अलग हैं, डिफरेंट जोज हैं, ये सब अब हम धीरे धीरे डेवलप करे होंगे। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये क्या कहता है कि कोई एक चेंज हुआ, इसकी वजह से दूसरा हुआ, और दूसरा हुआ इस वजह से पहले हुआ। एक तरह की ये साइकिल है। ये फोटो जो आपके सामने है एक डायग्राम टाइप में, ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है, पहला कह रहा है कि हमारे क्या हुआ, इंक्रीज इन द साइज एंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेन, हमारे माइंड का, ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ी। उसके बढ़ने की वजह से हमने क्या किया, हमने टूल बनाने शुरू करे। जब हमने टूल बनाने शुरू करे तो इसका इफेक्ट हमें क्या पड़ा कि हम धीरे धीरे खड़े होकर चलने लगे, क्योंकि हम टूल बनाएंगे, टूल का यूज करेंगे, तो दो हाथों का तो हम यूज कर रहे होंगे, तो दो हाथों से चलना पड़ेगा। तो इससे हम क्या करने लगे, दो पैरों पर चलने लगे, अपराइट वॉकिंग करने लगे। अपराइट वॉकिंग करने की वजह से क्या हुआ, हमारे हाथ फ्री हो गए। और एक रीजन क्या है, हाथ फ्री हो गए तभी तो हम टूल बना पाए, और टूल बना पाए तभी क्या हुआ, हम लंबी लंबी बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस पे जा पाए। ठीक है, हम देख पाए कि हम हंटिंग कर सकते हैं, और फिर यही साइकिल चलती रहती है कि हम हंटिंग कर पाए, इसीलिए हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ी, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ी इसलिए टूल मेकिंग हुई। तो इस तरह से क्या जाता है कि एक साइकिल चलती रहती है, एक दूसरे को रिएक्ट करवाती रहती है, कि ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म था कि क्योंकि एक काम हुआ इस वजह से दूसरा हुआ, और दूसरा हुआ इस वजह से पहले हुआ। कहने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे चेंजेस साथ के साथ होते रहे। ये नहीं था कि पहले एक काम हुआ फिर दूसरा हुआ। अगर छोटे छोटे चेंजेस हो रहे ना, तो हर चीज में हल्का हल्का चेंज होता रहा। ठीक है, मान लो हम कहीं से भी ये साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो हमने टूल बनाने शुरू कर दिए, तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, हंटिंग करनी शुरू कर दी। हंटिंग करनी शुरू कर दी तो धीरे धीरे हमारे अंदर क्या हुआ कि हम वॉक करने लगे। तो क्या होगा कि हम अपने इन्फेंट्स को, यानी कि अपने बच्चों को गोदी में उठाने लायक हमारे हाथ फ्री हो गए, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने लायक हाथ फ्री हो गए, और जब वो हाथ फ्री हुई तभी हमने टूल बनाए। ठीक है, टूल बनाए तो हमारे ब्रेन का ब्रेन कैपेसिटी बढ़ गई। ब्रेन कैपेसिटी बढ़ी तो फिर हम सोचने लगे कि अच्छा हम हंटिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारा साइकिल हमेशा ऐसे ही चलता रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कुछ ऐसा मैकेनिज्म चला जिससे एक की वजह से दूसरा काम होता गया। ठीक है, और हमारा इवोल्यूशन होता चला गया। ठीक है, यही पूरा है यहाँ पे। हाँ, अब वो कहते हैं कि 2.5 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ, एकदम से हमारा जो अर्थ है उसमें चेंजेस आने लगे। कैसे चेंजेस आने लगे कि एक ग्लेशिएशन हो गया, यानी कि आइस एज आ गई। पूरा अर्थ, आधे से ज्यादा अर्थ क्या हो गया, स्नो से कवर हो गया। अब जो भी कोई टफेस्ट सिचुएशन आती है तब क्या होता है, जो बेस्ट है, जो फाइट कर सकता है वही जीत जाता है। तो कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो जानवर थे, या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो स्पीसीज के लोग थे, वो क्या थे, वो फॉरेस्ट पे डिपेंड थे, लेकिन स्नो की वजह से क्या हुआ, सारी वेजिटेशन और भारी रेनफॉल की वजह से ये सारी चीजें क्या हुई, रिडक्शन इन टेम्परेचर कम हो गया और रेनफॉल बढ़ गया और स्नोफॉल बढ़ गई पूरे अर्थ पे। ये सब हो गया इस वजह से जो हमारा टेम्परेचर डाउन हुआ, जो फॉरेस्ट थे वो कम हो गए, और जो लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो प्रजाति, जो स्पीसीज किस पे डिपेंड थी, फॉरेस्ट पे डिपेंड थी, अब वो लोग क्या हो गए, एक्सटिंक्ट होने शुरू हो गए। यानी कि और कौन जिंदा रहने लगे, उनका वो बेटर वर्जन जिंदा रहने लगा जो कुछ ड्रायर कंडीशन में जिंदा रह सकता था। ठीक है, तो ऐसे नेचुरल चेंजेस होते हैं और हम लोग इस तरह से टिकते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की ये जो एक वो है प्रजाति है वो खत्म होने लगी, और जो इसका मॉडर्न वर्जन था अब वो टिकने लगा था थोड़ा सा। ठीक है, अब जो होमो वर्ड है वो कहाँ से है, होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है मैन। ऑब्वियसली मैन में मैन और वुमेन दोनों ही
जॉइन है मतलब आदमी से ही मतलब लिया गया है, ठीक है। होमो के वही 3 पार्ट है, हमने पढ़ लिए, होमो हैबिलिस, इरेक्टस और सैपियंस। हैबिलिस कौन थे? जो टूल बनाते थे। इरेक्टस कौन थे? जो सीधे खड़े हो सकते थे। सैपियंस कौन थे? जो सोच सकते थे, जो माइंडेड थे। इसके बाद क्या होने लगा, अलग अलग जगह से उनकी डिस्कवरीज हुई। जैसे होमो हैबिलिस कहाँ से हुई? ओमो इथियोपिया के ओमो से, तंजानिया से, ठीक है। और होमो इरेक्टस कहाँ से मिला? अफ्रीका से, एशिया से, ठीक। ये सारी चीजें, और धीरे धीरे वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते गए और पूरी दुनिया में फैल गए। इसके भी 2 मेथड है कैसे फैले, ठीक है, वो भी अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब वो भी मैं बता चुकी हूँ कि जगह के अकॉर्डिंग उनके नाम रख दिए गए। जो हाइडेलबर्ग में मिले वो होमो हाइडेलबर्गनेस, जो निएंडर वैली में मिले वो होमो निएंडरथैलेसिस, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, धीरे धीरे क्या बताया गया है कि होमो निएंडरथैलेसिस किसके थे? ये होमो सैपियंस के पार्ट थे। और एक तरह का होमो सैपियंस का नाम है आर्काइक। आर्काइक इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि आप याद करो, बट हाँ पुराने एक तरह के होमो सैपियंस को आर्काइक भी कहते थे, आप बस इतना समझ लो, ठीक है। क्या देखा गया कि जो निएंडरथैल्स थे वो लगभग 130,000 से 35,000 ईयर तक तो यूरोप और वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में रहे, लेकिन उसके बाद 35,000 ईयर पे अचानक ही गायब हो गए, ठीक है। हम होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में डिफरेंस तो समझ ही चुके हैं, वो ब्रेन का कम का। अब क्या है कि हम देखते हैं कि अलग अलग ओरिजिन में हमारे अंदर बहुत सारे कॉमन भी है। अमेरिका का जो ह्यूमन है वो भी सेम है, हम इंडियंस भी सेम है, और हमारे बहुत सारे क्या क्या है डिफरेंसेस भी हैं। तो 2 मेथड्स ओरिजिनेट होते हैं इस बेसिस पे कि हम लोगों का जो इवोल्यूशन हुआ वो एक जगह से हुआ या अलग अलग जगहों से हुआ। तो 2 आइडियाज हैं। पहला है द रिप्लेसमेंट मॉडल और दूसरा है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल कहता है कि हम जो पैदा हुए हैं वो एक ही जगह हुए हैं अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद हम अलग अलग जगह रिप्लेस होके पहुंचे हैं। पहला मॉडल तो ये कहता है, ठीक है। और ये आधार क्या देता है? वही कि हम 5.6 मिलियन ईयर्स अगो के फॉसिल्स कहाँ से मिले? अफ्रीका से। बाकी हर जगह से 1.8 तक मिले, यानी कि हर कोई पहले सिर्फ अफ्रीका में रहता था, उसके बाद वो ट्रैवल करा। तो ये क्या रिप्लेसमेंट मॉडल कि हमने एक जगह से रिप्लेस किया, ठीक है। और ये क्या आधार देता है कि हम आजकल जो इतने कॉमन दिखाई देते हैं कि अमेरिकन भी और हम लोग सब कॉमन दिखाई देते हैं, इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हमारा ऑरिजिन सेम जगह का है। लेकिन जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या कहता है? रीजनल कंटिन्यूटी मेथड, यानी कि हम अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग टाइम पे खुद ही कंटिन्यू मतलब अपनी रफ्तार से, अलग अलग रफ्तार से खुद ही इमर्ज हुए हैं। यानी कि हम अलग अलग ही थे, ठीक है, हम कहीं एक जगह से रिप्लेस नहीं हुए हैं, ठीक है। हम अपना अपना इवोल्यूशन हमारा अलग अलग हुआ है, ठीक है। ये क्या आधार देता है? हमारे जो डिफरेंसेस हैं कि अफ्रीका में क्या है, ब्लैक ह्यूमंस मिलते हैं, हमारे यहाँ व्हिटिश मिलते हैं, और अमेरिकन में देखो तो वाइटिश या रेडिश लोग मिलते हैं, जो रेड इंडियंस भी कहते थे उन्हें, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हमारे डिफरेंसेस के आधार पर ये कहता है कि हम अलग अलग रीजन्स में हुए हैं और कंटिन्यू हमारा ग्रोथ होता रहा है अलग अलग। रिप्लेसमेंट मॉडल क्या कहता है कि एक ही जगह पे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, हम एक ही जगह पे पैदा हुए, तो उसके बाद हम रिप्लेस हुए हैं। तो ये 2 मॉडल्स हैं जो हमारे 2 एक तरह से रूल्स हैं, 2 प्रिंसिपल्स हैं कि हमारा इवोल्यूशन किस मॉडल के आधार पे हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? हम खाना, अब ह्यूमंस थे, वहाँ के जो लोग थे, जानवर थे, मतलब स्पीसीज प्रजाति थी, वो अपना खाना कैसे करती थी, इकट्ठा या कुछ भी है। तो 4 पॉइंट आराम से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि गैदरिंग से, ठीक है, एक तो चीजें इकट्ठी कर ली। दूसरा तरीका हो गया हंटिंग से कि चीज मतलब शिकार कर लिया। स्कैवेंजिंग से, स्कैवेंजिंग क्या, जो वल्चर्स वगैरह करते हैं, जो मतलब मरे हुए जीव होते हैं उनको, उनके जो मतलब पार्टिकल्स उन पर रह जाते हैं मरे हुए को, उनमें से उन्हें हटा हटा कर खाना। या फिर फिशिंग से, यानी कि मछलियों को मार कर खाकर, ये सब। तो गैदरिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता था? बीज, नट्स, बेरीज, फ्रूट, ट्यूबर्स, ये सारी चीजें वो लेते थे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें कुछ प्लांट के रिमेन्स मिले हैं, ठीक है, जिससे हमें लगता है कि ये सारी चीजें होती होंगी। हमें बोन्स की फॉसिल्स भी मिली हैं, ठीक है, जिससे हमें लगता है कि जानवरों को मारा जाता होगा या खाया जाता होगा। और हाँ, कुछ ऐसे प्लांट्स भी मिले हैं जो शायद एक्सीडेंटली उनसे जल गए होंगे, ठीक है, जो कि कार्बनाइजेशन का रिजल्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। तो बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं जो वो करते थे, वही शिकार करके खाना, ये सारी चीजें। और जो इनकी वो था, जो हंटिंग को जो नाम दिया गया है ना, कहा गया कि स्कैवेंजिंग ही करते थे वो। हंटिंग तो थोड़ा बाद में उन्होंने सीखी होगी, लेकिन पहले स्कैवेंज या फिर फ्रोज्ड खाना खाते थे। फ्रोज क्या होता है? जो वो स्केलेटन पड़ा होता है ना, खाली खंजर, जो मतलब जो हमारे स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, जो जानवर मर जाते होंगे उनका जो कार्कासेस होता है,
उसमें से वो मीट वगैरह को निकाल के खाते होंगे, सिर्फ खुदेड़ खुदेड़ के उसमें से निकाल के। वो खुद से अभी शिकार नहीं करते होंगे स्टार्टिंग में। शिकार कब से शुरू हुआ होगा? लगभग 500,000 ईयर्स अगो से ही शुरू हुआ होगा। पहले क्या करते होंगे? सिर्फ फ्रोजिंग के मेथड से ही खाना खाते होंगे, या फिर मतलब खुद नहीं खाते होंगे, खुद नहीं मारते होंगे, जो ऑलरेडी मरे हुए थे उनका जो रिमेनिंग्स है उन्हें खाते होंगे। अब देखो जितने भी हमने नाम लिए, जर्मनी के हाइडेलबर्ग, नियंडर वैली, ये सारी यही मेन होता है मैप में, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैप देख लेना, यही दोनों एक तरह से मेन है। ठीक, उसके बाद यहाँ तक हमारा ये चैप्टर का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। पार्ट 2 हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे इसमें यहाँ पे थोड़ा सा और दे रखा है कि जो माइग्रेटरी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो ऑटम में जैसे रिवर के आसपास क्या मिलते थे, ऑटम का मौसम है, रिवर के आसपास आराम से हॉर्स वगैरह मिल जाते होंगे, रेनडीर मिल जाते होंगे, तो लार्ज स्केल पे वहाँ किलिंग होती थी। ऐसे रिमेनिंग्स वगैरह मिले, गैदरिंग बहुत अच्छे से होती थी, क्योंकि वहाँ पे हमें उस चीज़ के रिमेन्स मिले हैं। तो अब क्या बात है कि क्या मैन और वुमेन दोनों के जो काम थे वो डिवाइडेड होंगे? अब वही दो आइडियाज हैं, इस पे भी दो स्कॉलर्स के दो व्यूज हैं। पहला व्यू कहता है कि नहीं, इतने डिवाइडेड नहीं होंगे, क्या पता है स्टार्टिंग में उन्हें ऐसा ना पता हो। दूसरा कहता है कि आज के जो चेंजेस आए तो पहले से ही है ना, मतलब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग तो हो गई होगी। तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और हम पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।